Hello friends, continuing with the series of 2-minute videos. Today we are doing PITS India Act 1784. Before we start with this act, let us try understand that how international events were also having its effect on Indian history, right? तो international affairs में इस टाइम पे क्या हुआ, 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई और 1783 में अमेरिका आजाद हो गया था, राइट? अब हुआ क्या कि अमेरिका के केस में तो ब्रिटेन वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ सैल्यूटरी निग्लेक्ट, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि इंडिया के केस में इफ वी विल नॉट इंटरवीन डायरेक्टली तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है फ्यूचर में. सो कीपिंग दिस इन माइंड एंड सेकेंडली जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में उसके कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको रिमूव करना अब इंपॉर्टेंट था. तो इन दो चीजों की बैकग्राउंड में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, राइट? अब हुआ क्या पिट्स इंडिया एक्ट में कि एक तो ना पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना. हर कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था. जो भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे वो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होंगे. लेकिन अब एक 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया. इसमें कुछ मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी आएंगे और कुछ ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे. यूजुअली इसमें जो लोग आए, एक को नाम दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बोर्ड का प्रेसिडेंट था, दूसरा था चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, देन 4 प्राइवी काउंसलर थे. अब ये जो 6 लोग इस तरफ आए, इन लोगों को सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दी गई, राइट? और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल पावर्स छोड़ी गई कि कंपनी अब क्या ट्रेड करेगी, कैसे ट्रेड करेगी. लेकिन इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, इसको मैनेज करेगा अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल. इसके अलावा एक और काम किया गया इस एक्ट के साथ, जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में रेगुलेटिंग एक्ट ने 4 काउंसलर दिए थे, अब उनका नंबर रिड्यूस करके 3 काउंसलर्स कर दिया गया. और साथ के साथ गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दे दी गई ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस में डिसीजन मेकिंग कर सके. इसके अलावा एक काम और किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में तो बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के कंट्रोल में सिर्फ वॉर और पीस के लिए किया गया था. अब बंगाल का कंट्रोल कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया. सो इन रियल सेंस बंगाल ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनना शुरू हो गया और पहली बार ये टर्म भी इमर्ज हुई, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, राइट? क्योंकि अब पार्लियामेंट डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस किए इस एक्ट के साथ ब्रिटिश ने, और कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की पावर छोड़ के बाकी सारी पावर्स ट्रांसफर कर दी गई अब पार्लियामेंट को और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में एक नई बात आज अंडरस्टैंड करते हैं. 1857 में जब रिवोल्ट हुआ और 1858 में जब क्राउन ने डायरेक्ट पावर अपने हाथ में ली, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया. This was just the clear manifestation of the transfer of power. Otherwise, इस पिट्स इंडिया एक्ट के साथ ही टू अ लार्ज एक्सटेंट जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को या पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो चुकी थी. और फिर जब इसके बाद चाहे वो मद्रास मैसूर की लड़ाई हो जो 1799 में खत्म हुई थी, या वो मराठाओं के साथ की लड़ाइयां हो जो कि 1818 में खत्म हुई थी, या फिर वो पंजाब की एनेक्सेशन हो जो 1848 में हुई थी, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो या सब्सिडरी अलायंसेस हो, वो सारा कुछ ऑलमोस्ट इसके बाद हुआ है. दैट मीन्स ब्रिटिश ने इंडिया को जैसे जैसे जीता वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना करके ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉग्निजेंस के साथ, मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था. थैंक यू वेरी मच.